द्रौपदी जी के तो 5 ही पति थे, भाजपा के मुख्यमंत्री के तो पता नहीं कितने पति। भाजपा को मैंने खड़ा किया उत्तराखंड में और भाजपा के नेता भी मानते हैं, कैमरे पे भले ही ना बोले। 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कोटद्वार पौड़ी जिले के लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? पौड़ी जिले के लोगों के साथ हरक सिंह रावत सबसे आगे चल रहा। 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए मैं 145% दिल्ली लाल किले पे ले गया और 3 महीने के अंदर मैंने 3 जिले बना दिए। अगर मैं एक दिन के लिए विधायक बन गया और उसी दिन रिजाइन कर दूं तो भी मुझे पेंशन मिलेगी। तो जो एक दिन भी विधायक रहा हो उसको 60,000 रुपए, तो एक दिन से लेकर 1 साल तक जो विधायक रहा हो 60,000 रुपए तो पेंशन मिलेगी। एक दिन तीरन रावत कह रहा था कि भाई 2 पेंशन है। तीरन रावत का भी 2 पेंशन इसलिए नहीं लगी है, उसमें नियम यह है कि जब तक वो सांसद रहेंगे तब तक विधायक की पेंशन भी बंद हो जाएगी। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हाँ, विधायक को भी नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, एमपी को भी नहीं मिलनी चाहिए। जब आपका विरोध होने लगे, लोग आपकी आलोचना करने लगे, तो ये आप ये समझ लो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने के लिए हरक सिंह रावत इस तरह के बयानबाजी नहीं, चर्चा आप मानते हैं कि गलती हुई आपसे? गलती तो नहीं थी। आप कहते हैं कि गलती आप नहीं मानते, तो फिर डैमेज कंट्रोल क्यों कर रही है कांग्रेस? वो जो 12 बजे वाली बात है वो सिख समाज के लिए नेगेटिव नहीं है। वैसे खनन के मामले में पूरे प्रदेश से करोड़ों 300-400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। पिछले 9 साल में कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। अब आप धराली में हैं, आप भीख दे रहे हो। पहले 5 लाख, अब 10 लाख कर दिया। तो हरक सिंह जी, जब इतना भ्रष्टाचार है, इतनी धांधलियां है, कहीं ना कहीं विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए मुखर रूप से, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं दिखती इतने मुखर रूप से। तो यही तो दुर्भाग्य है ना। अगर हम आवाज नहीं उठा रहे, आवाज नहीं उठाएंगे, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब मैंने ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए तो भाजपा ने अपने छुट भैया लोगों से मेरे खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। मेरी बात गलत निकल जाए, मैंने तो कहा मुझे फांसी दे दो। मैं क्यों भाजपा छोड़ी मैंने? इनमें से जो आज उत्तराखंड में जो नेता बने, जो मुख्यमंत्री बने, ये बने, 94 के आंदोलन में कौन लोग थे? इनमें कोई? वर्तमान में अभी क्या विचारधारा है हरक सिंह रावत की? ये भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। हमें सुख सुविधाएं मिल रही है, मंत्री बने। आज मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अभी हमको बहुत मेहनत की जरूरत है। नमस्कार, मैं दिव्य बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच 2027 में कांग्रेस भी अपनी वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन एक तरफ है मजबूत भाजपा, जो कि सांगठनिक तौर पर और बूथ लेवल की मशीनरी को दिन प्रतिदिन मजबूत करती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस का संगठन, जो कि आंतरिक गुटबाजी की मार झेलता आया है और सांगठनिक तौर पर भी कमजोर है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे नेता की, जिनके आने पर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग और उत्साह दिखता है। साथ ही दावा भी किया जाता है कि 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने वाली है। और आज वही नेता हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ नई रणनीतियों पर काम हो रहा है, क्या कुछ चुनौतियां हैं 2027 को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं नमस्कार, पूर्व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है वर्तमान में। हरक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार। हरक सिंह रावत जी, आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रहते हैं अपने बयानों की वजह से और काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अगर हम देखें तो कांग्रेस ज्यादा चर्चाएं आपकी हो रही है, फिर यूं कहें कि हरक सिंह रावत की वजह से कांग्रेस की चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरक सिंह रावत की ये जो बयानबाजी है, ये जो बयान है, वो अगर देखा जाए तो मनोरंजन की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन चुनावी दृष्टि से अभी बहुत जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। देखिए, मैं एक निवेदन करूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से मेरी बयानबाजी या मेरी कोई बात केवल गंभीर नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई, मैं देखिए 2091 में 27-28 साल की उम्र थी, चुनाव लड़ा और चुनाव 11,000 से अधिक वोटों से पौड़ी विधानसभा में जीता हूं और अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का मंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला है। फिर 93 भी मैं चुनाव जीता, जब उपचुनाव हुआ, फिर 93 में फिर चुनाव हुआ विधानसभा का, फिर जीता। मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का उत्तर प्रदेश में चेयरमैन रहा हूं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है। 2002 में मैं तिवारी जी की सरकार में राजस्व आपदा प्रबंधन आपूर्ति मंत्री रहा और लहसुन ऐसी जगह से लड़ा चुनाव जहां मेरा घर भी नहीं है। और माननीय भारत सिंह रावत जी अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो 5 बार उत्तर प्रदेश के विधायक रहे, उनका घर है वहाँ, उनकी पत्नी उस समय जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी, उनका लड़का ये जो विधायक है दिलीप रावत ब्लॉक प्रमुख था।
उसके बावजूद भी मैंने 10 दिन के अंदर उनको चुनाव हराया। और मैंने जब भी चुनाव लड़ा, बड़ा सीनियर, जैसे पौड़ी में पुष्कर सिंह रौथाड़ पूर्व एमएलए, नरसिंह भंडारी पूर्व एमएलए, कुंजीबाई नेगी जो आज उत्तराखंड के बहुत बड़े आंदोलनकारी नेता रहे, गढ़वाल विश्वविद्यालय स्वामी मनमंथन जी के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन जैसे लोगों को मैंने चुनाव हराया। रुद्रप्रयाग लड़ा, 10 दिन में, मेरा घर नहीं है, 10 दिन में मैं माननीय मातपर सिंह कंडारी जो बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के कई बार के विधायक, उनको चुनाव जीता हूं। मैं अभी 17 में सुरेंद्र सिंह नेगी जी कोटद्वार के इतने प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने खंडूड़ी जी को चुनाव हराया, लेकिन मैं 11,000 वोट से जो है कोटद्वार विधानसभा का चुनाव जीता हूं। तो जो लोग ये कह रहे हैं, और मैं छात्र संघ की राजनीति में से आया हूं, और मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं, लगभग 45 साल मुझे राजनीति करते हो गए। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, गढ़वाल विश्वविद्यालय का मैंने पूरे देश में प्रतिनिधित्व किया, पार्टिसिपेट किया, शिक्षक संघ गढ़वाल विश्वविद्यालय का महामंत्री रहा हूं। तो अगर कोई ये सोचे, देखिए मैं हमेशा राजनीति, देखिए मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मैंने दुनिया के तमाम, चाहे अमेरिका का सिविल वार हो, चाहे रशिया की क्रांति हो, चाहे चाइना की क्रांति हो, चाहे ईरान इराक का युद्ध हो, चाहे देश के अंदर के युद्ध हो, मैंने तमाम चाहे आंदोलनों का अध्ययन किया है। और मैं जानता हूं कि कब कैसे अब आज तो युद्ध नहीं हो रहे हैं, ये भी राजनीतिक भी एक युद्ध है। पहले सरकारें, राजा जो है एक राजा दूसरे राजा को पराजित करके राजा बनता था, दूसरे राज्य पे आक्रमण करके राजा बनता था। आज लोकतंत्र में वोट के माध्यम से लोगों का दिल जीत कर अपने पराक्रम शौर्य के बलबूते पर, अपने व्यवहार के बलबूते पर सत्ता में आना होता है। तो मैं निश्चित रूप से, लोग चाहे जो भी कहें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं, हम शुद्ध रूप से राजनीतिक है। और राजनीति में चर्चे, मैं हमेशा कहता हूं, चर्चे, पर्चे, खर्चे, दोनों चीजें होनी चाहिए। और डॉक्टर लोहिया जो बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब जब आपका विरोध होने लगे, लोग आपकी आलोचना करने लगे, तो ये आप ये समझ लो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ है ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, आलोचना तो उसकी होगी नहीं। आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, आप जब आपके अंदर कोई खूबी होगी ना, तभी तो आलोचना होगी। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई ऐसी महिला जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होगी। भाई टैलेंट हो, खूबसूरती हो, बहुत हर क्षेत्र में एक्सपर्टीज हो, तभी तो चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने के लिए हरक सिंह रावत इस तरह के बयानबाजी नहीं, चर्चा मैं हमेशा, मेरे एक बयान देखो, आपका जो अभी लेटेस्ट बयान जो चल रहा है सिख समाज को लेके, जो सोशल नहीं, मीडिया मैं में वो देखिए, वो लोगों ने बना दिया। आप मानते हैं कि गलती हुई आपसे? नहीं, गलती तो नहीं थी। गलती तो इसलिए नहीं थी कि बेसिकली वो जो 12 बजे वाली बात है, वो सिख समाज के लिए नेगेटिव नहीं है, वैसे वो पॉजिटिव है, लेकिन लोगों ने उसको हंसी मजाक में नेगेटिव बना दिया। और मैंने कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहे। 12 बजे मेरे मुंह से निकला और मुझे लगा कि नाराज नहीं हूं, कोई बुरा ना माने, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने मुझसे कहा कि आप सॉरी बोल दो। तो आप कहते हैं कि गलती आप नहीं मानते, तो फिर डैमेज कंट्रोल क्यों कर रही है कांग्रेस? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए गया कि भाई उन लोगों के लिए जो जानबूझ के इसको हवा दे रहे हैं, जानबूझ के इसको तूल दे रहे हैं। अब वो हरक सिंह रावत पे कोई बात कर नहीं पा रहे हैं। अब मैंने माना भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं,
मैं अगर माना आबकारी में शराब के मामले में 450-500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड के शराब के दुकानों से इतना पैसा वसूला गया, तो भाजपा क्या करेगी उस पर? उसका जवाब तो है नहीं भाजपा के पास। अब जांच करा ले भाजपा, पूरे प्रदेश की ईमानदारी से जांच करा ले। मेरी बात गलत निकल जाए, मैंने तो कहा मुझे फांसी दे दो अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो। दो चार जैसे मैंने 30 करोड़ की बात करी तो माननीय त्रिवेंद्र राव जी ने स्वीकार किया ना, क्या 27 करोड़। अभी मैं 450-500 करोड़ की बात कर रहा हूं, इकट्ठा किया गया शराब की दुकानों से। तो हो सकता 450 नहीं, हो सकता 450 हो जाए। ऐसे ही खनन के मामले में पूरे प्रदेश से करोड़ों 300-400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। आज अगर जो आपदाएं आ रही हैं, इस आपदा के पीछे मैं ये नहीं कहूं खनन नहीं होना चाहिए, खनन तो होना चाहिए भाई। हम अगर मकान बनाना है तो रेत तो चाहिए ना, बजरी तो चाहिए ना, कंक्रीट तो चाहिए ना। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो माना उत्तरकाशी है, पहाड़ उत्तरकाशी के टूट रहे हैं। अगर पहाड़ के बड़कोट के व्यक्ति को, चिनारी शहर के व्यक्ति को, अगर उत्तरकाशी व्यक्ति को, चमोली के व्यक्ति को, पिथौरागढ़ व्यक्ति को अगर रेत चाहिए तो उसको तो नहीं मिलेगी। बजरी चाहिए उसको अपने घर बनाने के लिए, बजरी नहीं मिलेगी। लेकिन खनन माफिया जो है वो नदियों को अनियमित तरीके से, मैं कह रहा हूं कि खनन होना चाहिए, टेक्निकल तरीके से होना चाहिए। नदी के दोनों किनारे नहीं खुदाई होनी चाहिए, बीच में खुदाई करो। जहां भरान हो गया है, अब उल्टा हो रहा है, बीच में नदी में भरान हो गया तो नदी बीच में ऊंची हो जा रही। ये खनन वाले चोरी करके किनारे किनारे गहरे खड्ड कर दे रहे हैं। इससे क्या है कि नदी की दोनों तरफ तबाही हो रही है। तो टेक्निकली तरीके से खनन होना चाहिए। तो मैं इसलिए करूं, जब मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूं, मैंने आपदा पे प्रेस करी धराली के मामले में कि मैं केदारनाथ में जब 2013, 16, 17 जून को केदारनाथ की आपदा आई थी, मैं मिनिस्टर था, इंचार्ज था वहां का, मैंने वही घोषणा कर दी, बाद में कैबिनेट में पास कराया। पहले कॉमर्शियल यूनिट को जो है आपदा प्रबंधन के तहत सहायता नहीं दी जाती थी, तो मैंने होटल वालों को, दुकान वालों को उसको एनालिसिस करके, अगर उसका 2 करोड़ का होटल टूटा तो उसको 2 करोड़ रुपए का दे दिया। अब आप धराली में आप भीख दे रहे हो, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया। अरे भाई 5 लाख कोई चला गया बेचारा परिवार का सदस्य, अब उसको 4-5 लाख रुपए आप दोगे आपदा के तहत, आप उसका पूरा घर का सामान बह गया, आप 5 और 10 हजार दे रहे हो तो भीख दे रहे हो। तो जब मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूं, जब मैंने ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, तो भाजपा ने अपने छोटे भैया लोगों, कोई जिम्मेदार लोग नहीं, अपने छोटे भैया लोगों से मेरे खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया कि भाई ये कोई फिल्मी हीरोइन का से मेरी तुलना करनी शुरू कर दी। तो जब तुम मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, व्यक्तिगत तो मेरे को गिराने की कोशिश करोगे, तो मैं छोड़ दूंगा तुमको। तुम मेरे को क्या गिराओगे? मेरे पे तो तुम्हारी काली चिट्ठी है। तो आज आप जिस भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, एक वक्त पे आप भी भाजपा में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अब आप कांग्रेस में आ गए तो अब आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं, ये तो वकालत है। अब अगर आदमी जो है कोर्ट में खड़ा होता है, अब जिसके केस में होगा, माना ठीक है, जब मैं उसमें भाजपा में था तो भाई एक चीज सुनो ना, अगर हम आज आपके माना किसी परिवार में दूसरे परिवार की लड़की है, जब वो अपने परिवार की बहू बन के आ गई तो उस दिन हम उसकी तारीफ करते नहीं करते? तो अगर आज हम वो भाजपा में, हम जब भाजपा में थे तो मैं क्यों भाजपा छोड़ी? मैंने कारण क्या कि मैं कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के, एक चीज सुनो, कंडीमार के लिए जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी, मैं कैबिनेट मंत्री बना, माननीय उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पहली घोषणा करी थी कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए कंडी मार्ग बनेगा। 9 साल हो गए, आज कोटद्वार के लोगों लाल ढंग चिलका सड़क को लेकर लड़ाई लड़े, वो कंडी मार्ग का ही हिस्सा है, वो आप नहीं बना पा रहे हो। मैं जब कांग्रेस सरकार में मंत्री था, मैंने दून मेडिकल कॉलेज बनाया, तिवाड़ी सरकार में मैंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनाया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बनाया। अगर मैं कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ रहा था,
गडकरी जी ने मेरे चुनाव प्रचार में आए थे कोटद्वार, तो उन्होंने कंडी मार्ग की घोषणा की थी, सेंट्रल स्कूल की घोषणा की थी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। तो जब मैं नहीं करा पा रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री से कहते कहते थक गया, तो केवल हम लाल बत्ती के लिए या घोड़ा गाड़ी के लिए मंत्री हैं क्या? पर कहीं ना कहीं आप पे ऐसे आरोप लगते हैं कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हरक सिंह रावत ये क्या अगर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज क्या हरक सिंह रावत को कराना वहां इलाज? ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। मैंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। 94 में इनमें से जो आज उत्तराखंड में जो नेता बने, जो मुख्यमंत्री बने, ये बने, 94 के आंदोलन में कौन लोग थे इनमें कोई गिने चुने लोग रहे होंगे। मैंने लखनऊ में मुलायम सिंह की सरकार को हिला, उसमें मैं बीजेपी से विधायक था, पौड़ी से। मैंने लखनऊ में विधानसभा नहीं चलने दी थी, दारुल सभा के सामने धरना दिया था। मैंने लखनऊ में शहीद स्थल पर धरना दिया था, और मैंने गैर राजनीतिक संगठन बनाया था। 2 सितंबर को जो 1994 को पौड़ी की जो 1 लाख से अधिक लोगों की रैली थी, उस रैली में कोई गड़बड़ ना हो, कोई हादसा ना हो, पूरी रैली मैंने वो की। 2 अक्टूबर में, जिस दिन दिल्ली में 2 अक्टूबर को जो है दिल्ली जाते हुए 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कोटद्वार पौड़ी जिले के लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? पौड़ी जिले के लोगों के साथ हरक सिंह रावत सबसे आगे चल रहा था। 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए मैं 145 बस से दिल्ली लाल किले पे ले गया था। तो हमने तो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, इस राज्य की लड़ाई। और अगर मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की बहन मायावती जी को, जब वो उत्तर प्रदेश में जिले बना रही थी, तो मुझे लगा यार हरक सिंह रावत की राजनीति खत्म हो जाए, लेकिन उत्तराखंड को कुछ मिल जाएगा। और मैंने 6 महीने के अंदर, बल्कि 3 महीने के अंदर, मैं 19 जुलाई को सम्मिलित हुआ, नहीं 7 जुलाई 1997 को सम्मिलित हुआ बहुजन समाज पार्टी में, और 3 महीने के अंदर मैंने 3 जिले बना दिए। 4 जिले बना दिए, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिले बना दिए। विकास नगर तहसील बना दी, ऋषिकेश तहसील बना दी, श्रीनगर तहसील बना दी, गढ़साली तहसील बना दी, पोखरी तहसील बना दी, जिस गैरसैंण की बात हो रही गैरसैंण तहसील बना दी, बागेश्वर में कपकोट तहसील बना दी। तो हमने आज दून मेडिकल कॉलेज है, तो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। मैंने नर्सिंग काउंसिल बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल बनाई। मैं टी का मंत्री रहा, तो मैंने बागेश्वर में टी की फैक्ट्री लगाई, आद्रे बद्र के पास टी की फैक्ट्री लगाई, गैरसैंण के पास। मैंने चाय बागान रुद्रप्रयाग जिले में जहां चाय हो सकती चाय बागान लगाए, और गैरसैंण के पास चाय बागान लगाए। तो हमें मुझ पर जो विभाग रहा, मेरे पे श्रम विभाग रहा, कोई श्रम विभाग के उत्तराखंड में जानता था कोई? जो लेबर शेष जमा होता था, मैंने कोविड के समय में किसी श्रमिक को, इवन कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था श्रमिक के रूप में, उसको भी मैंने, अगर वो श्रमिक था, गरीब था, तो श्रम विभाग से मैंने पूरा राशन किट दिया, साइकिलें दी उनको, सिलाई की मशीनें दी उनको, घर के औजार दिए उनको, गैती फावड़ा और वो सब दिया। आज उससे पहले कभी मिला किसी श्रम विभाग से किसी को सहायता, और आज मिल रही है किसी को? तो जो विभाग, जिस आप टैक्स ले रहे हो, हाउस रेंट, हाउस टैक्स के रूप में लेबर सेस ले रहे हो, 405 करोड़ आपके पास इकट्ठा है, तो जिनके नाम पर पैसा ले रहे हो आप, एक टैक्स ले रहे हो, उनके लिए योजना नहीं चलाओगे आप? तो मैंने काम किया है, हमने काम करके दिखाया है। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री रहा, मैंने उत्तरकाशी में सारे स्कूलों को जो है आपदा प्रबंधन के पैसे से बना दिया, सड़कें बनाई मैंने, ऐसे पूरे उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग को। और जितना मैंने काम कर दिया था तिवारी जी टाइम पे आपदा प्रबंधन, उसके बाद आपदा प्रबंधन आगे नहीं बढ़ पाया। मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहा, मैंने हर परिवार को 15-15 फलदार पौधे दिए। वे 15 पौधे लगाएगा तो 5 तो बचेंगे, अमरूद के, सेब के, जहां जैसे क्लाइमेट था उसके हिसाब से पौधे बांटे हर परिवार को। अब 2014 से लेकर 16 तक जब मैं उद्यान मंत्री रहा, मैंने हर ब्लॉक में
पूरे प्रदेश के 95 ब्लॉक में जो है फलदार पौधे बांटे, हर परिवार को 15 पौधे देंगे, निःशुल्क दिए। तो आप अगर काम कर रहे हो तो ये मेरे कोई व्यक्तिगत राजनीति है क्या? मैं तो इतनी बार, मैं इसलिए 22 का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो वर्तमान में अभी क्या विचारधारा है हरक सिंह रावत की? ये भी समय के साथ साथ बदलती रहती है? नहीं, समय के साथ नहीं बदलती। मेरे लिए देखिए, मैं बहुत साफ बता रहा हूं। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि हम देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई पार्टी हो, जब वो अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, अपना वो बनाती हैं, तो अच्छा ही बनाती हैं। कोई पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा होगा कि हम गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं करेंगे, हम युवाओं के लिए काम नहीं करेंगे। महिला सब लिखते हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन व्यावहारिक रूप से आप क्या कर रहे हो? मेरी सोच बिल्कुल अलग है। पहली आस्था हमारी उत्तराखंड के प्रति है, देश के प्रति है। अगर हमारा जिस राजनीतिक दल में हम हैं, वो राजनीतिक दल अगर हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड के लोगों के सम्मान को, उनके हित में काम नहीं कर रही है, तो क्या हम केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहे? अपनी सुख सुविधाओं के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहे कि चलो भाई हमें सुख सुविधाएं मिल रही है, मंत्री बने। तो मैं इसलिए, मुझे नहीं है। जब मैं भाजपा को मैंने खड़ा किया उत्तराखंड में, राजेंद्र रावत थे उत्तरकाशी में, देवेंद्र शास्त्री थे देहरादून में, प्रताप सिंह पुष्वाण थे चमोली, मोहन सिंह गांवासी में पौड़ी में, स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना थे अल्मोड़ा में, भगत सिंह कोश्यारी थे पिथौरागढ़ में। हम गिने चुने लोग थे, नए लोगों में था इनके साथ, जो भीड़ जुटाता था। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था, पहले छात्र नेता था, तो इनके कार्यक्रम में भीड़ ही नहीं होती थी। जब से मैं जुड़ा इनके साथ तो भीड़ होने लगी इनके कार्यक्रम में। वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा हस्तक्षेप है, केंद्रीय नेतृत्व है ही नहीं प्रदेश। ये तो मुखौट है, ये तो मुखौट है। आज भाजपा में एक, और भाजपा के नेता भी मानते हैं, कैमरे पे भले ही ना बोले, वो भी मानते हैं कि द्रौपदी जी के तो 5 ही पति थे। भाजपा के मुख्यमंत्री के तो पता नहीं कितने पति हैं। कारण क्या है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, माना किसी ऑक्सीजन की जरूरत है, माना मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री से परमिशन लो। मुख्यमंत्री कहेगा प्रदेश अध्यक्ष से परमिशन लो, प्रदेश अध्यक्ष कहेगा प्रदेश संगठन मंत्री से लो, प्रदेश संगठन मंत्री कहेगा प्रांत प्रचारक से लो, प्रांत प्रचारक कहेगा विभाग प्रचारक से लो, विभाग प्रचारक कहेगा जिला प्रचारक से परमिशन लो, जिला प्रचारक करेगा तहसील प्रचारक से लो, फिर विद्यार्थी परिषद से लो, फिर भारतीय मजदूर संघ से लो, फिर इससे लो। तब तक वो बेचारे के प्राण चले जाएंगे, तब तक उसकी राख भी बह चुके हुए हरिद्वार में, जब तक उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन का कनेक्शन स्वीकृत होता है, भाई ये ऑक्सीजन की जरूरत है इसको, क्यों वहां निर्णय नहीं हो पाते। और ये भाजपा के जो प्रदेश के उस समय के प्रभारी थे, उन्होंने एक दिन हरिद्वार की भाजपा की बैठक में कहा ये बात, भाई हम पूछने में रह जाते हैं और तब तक तो मामला खत्म हो जाता है। आउटपुट चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए ना। अब ऐसा क्या हो रहा है? अगर ये तो राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मैं कोऑर्डिनेटर था जब चुनाव का, भाजपा ने इतना हल्ला बनाया पेपर लीक को। एक पेपर लीक हुआ था, सिर्फ एक पेपर लीक हुआ था, इतना वो हल्ला मचा दिया उन्होंने। यहां तो कोई पेपर ऐसा ही नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। पिछले 9 साल में कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। अभी रिजल्ट निकाला था मेन एग्जाम का, फिर कैंसिल कर दिया। अरे भाई क्या हो रहा है? मुझको आप, मैं छोड़ दो मुझे आप, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं, शायद इसलिए बोल रहा हूं। आप किसी बच्चे से पूछ लो, लड़की से पूछ लो कि बेटा तो देहरादून में, हल्द्वानी में जो कोचिंग ले रहे थे, देहरादून में यहां से कोचिंग लेने के लिए जो उन पर थोड़ा पैसा था वो दिल्ली गए, भाई तुमने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया होगा। लोगों को भरोसा ही खत्म हो गया। मुझसे तो कई लोग कहते हैं कि हमने यहां देहरादून में 6 महीने कोचिंग ली, जब पेपर भरा तब तक वो कैंसिल हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो हमने कोचिंग भी छोड़ दी।
तो हरक सिंह जी, जब इतना भ्रष्टाचार है, इतनी धांधलियां, कहीं ना कहीं एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए मुखर रूप से, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं दिखती इतने मुखर रूप से। तो यही तो दुर्भाग्य है ना। मैं कल हरिद्वार में था, मैंने कहा भाई ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, हरक सिंह रावत के लिए नहीं, आपके लिए नहीं। मैंने कहा, मैंने गर्ग जी जो हमारे वहां नगर अध्यक्ष हरिद्वार, मैंने कहा आपके लिए नहीं है, अमन के लिए नहीं है ये। मैंने कहा ये इस समय कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अगर हम आवाज नहीं उठा रहे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उस अगर नौ पेपर लीक हो रहा है, गलती हो रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो कांग्रेस भी इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाजपा के काले कारणों पे आक्रामक होकर लड़ाई लड़ें, जिससे भाजपा को सचेत करें, भाजपा डर जाए, भाजपा ऐसे काले कारण मैं न कर पाए। हम भी दोस्त हैं, मैं तो मार रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस का संगठन का आप कमजोर मानते हैं? मैं मान रहा हूं कि हम लोगों ने जिस तरह कांग्रेस को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आक्रामक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, तो मैं 2027 में फिर कैसे लड़ेंगे? नहीं, अब लड़ रहे हैं, हमने शुरू किया। मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं जनता के बीच में लोगों के मुद्दे पे, इसलिए तो घबरा रखे हैं, इसलिए तो मैं कुछ भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है तो भाजपा को जो है, आप तुम ये बोलो ना कि हाँ हमने पेपर लीक नहीं किया, हमने 10 ही पेपर लीक करे। भाजपा ये कह दे कि पिछले 9 साल में हमने इतने पेपर ईमानदारी से कराए और इतने पेपर लीक करे, और लीक करने वाले सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। महिलाओं का उत्पीड़न, पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न इतने हुए, उसमें महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले इतने कांग्रेस से थे, इतने यूपीए के थे और इतने भाजपा के नेता थे। देना आंकड़ा जनता के बीच में, और अगर भाजपा नहीं दे पा रही है तो यह हमारा फर्ज है, हमें लोगों के दुख दर्द में कांग्रेस को सम्मिलित होना चाहिए, और मैंने कर दिया। नर्सिंग के बच्चे, भैया एक चीज सुनो, तुम अब तक ईयर वाइज करा रहे थे नर्सिंग की भर्ती, अचानक तुमने पैसा खाने के चक्कर में, क्योंकि जो ईयर वाइज होगा, जिसका ईयर वाइज नौकरी लगेगी, वो पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं 14 बैच का, मैंने नर्सिंग बीएससी नर्सिंग 14 बैच में करके जेएनएम करके, तो मैं क्यों पैसा दूं, मेरे तो लगे ही लगनी है। तो आपने फिर, और तुम्हारे ये जो इंट्रेंस तुम करा रहे हो उसमें भरोसा नहीं है लोगों को, और तुमने सिर्फ इंट्रेंस कोऑपरेटिव में बेईमानी हुई। अब तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के नहीं हुआ हो। तो अब ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी कांग्रेस, भाजपा तो है ये दोषी, हम भी दोषी हैं। हमें जिस आक्रामकता के साथ जिस प्रहार करना चाहिए था। तो चलिए 2027 विधानसभा चुनावों की बात करें तो आप चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी आपको मिली है। किस तरह से आप नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, क्या नई चुनौतियां हैं, और पहाड़ मैदान के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, किन मुद्दों पर? देखिए, हम हर सीट के हिसाब से, एक तो प्रदेश व्यापी जो इशू है, चाहे भाजपा के खिलाफ है, चाहे दो चीजें हैं, हम भाजपा ने ये गड़बड़ की है प्रदेश के स्तर पर, एक तरफ वो रखेंगे। उन मुद्दों पे कांग्रेस का क्या विचार है उसको एजेंडा रखेंगे कि हम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे के कहना चाहता हूं कि भाई हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। ऐसा अभी एक न्यूज चैनल पे 24 पे वो जो बहुत प्रमुख पत्रकार है वो कह रहा था कि साहब 5 साल विधायक रहता है तो उसको पेंशन मिला दे। शायद उनको जानकारी नहीं है, 5 साल नहीं, अगर मैं एक दिन के लिए विधायक बन गया और उसी दिन रिजाइन कर दूं तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे 60,000 रुपए, अभी उत्तराखंड में 60,000 रुपए पेंशन, एक दिन से लेकर 1 साल तक की पेंशन 60,000 रुपए। उस 1 साल के बाद अगर आप माना 3 साल और रहे, 5 साल रहे हो तो 1 साल घटा लो तो 4 तिया 12, तो उसको 72,000 मिलेगा। 28,000 कुछ उसको तेल का मिलेगा। तो जो एक दिन भी विधायक रहा हो उसको 60,000 रुपए, तो एक दिन से लेकर 1 साल तक जो विधायक रहा हो 60,000 रुपए तो पेंशन मिलेगी। विधायक बनता आदमी तो उसको पेंशन, एमपी बनता है उसको पेंशन। एक दिन तीरंदाज रावत कह रहा था कि भाई 2 पेंशन नहीं है। तीरंदाज रावत का भी 2 पेंशन इसलिए नहीं लगी है, उसमें नियम यह है कि जब तक वो सांसद रहेंगे तब तक विधायक की पेंशन भी बंद हो जाएगी। लेकिन जब वो सांसद नहीं रहेगा उस दिन वो अभी खंडूड़ी से पूछो 2-3 पेंशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे खंडूड़ी जी।
टीपीएस राव जी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे 3 पेंशन? क्योंकि वो आर्मी में रहे तो आर्मी की पेंशन, मैं 2 पेंशन ले रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी की पेंशन ले रहा हूं और एक विधायक की पेंशन ले रहा हूं। मुझको सबसे ज्यादा पेंशन मेरे को मिलती है क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक मैं और कंडार जी रहे 6 बार के। तो मेरे को क्या होता है, एक साल का, क्योंकि यूपी में 6 पूरे 5 साल नहीं कार्यकाल होता था, सरकार गिर जाती थी। 91 में 6 दिसंबर के कारण सरकार गिर गई, तो फिर 93 में चुनाव हुआ। तो मुझको 1,53,000 तेल सहित पेंशन मिलती है, यूनिवर्सिटी 1,10,000 पेंशन मिलती है। तो अब भले ही लोग कहते हैं भाई आप मान लो, मैंने कहा भाई क्यों नहीं लूं, यह तो नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। लोग कहते हैं बड़ी हुई पेंशन में लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पेंशन लूंगा। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि हाँ, विधायक को भी नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, एमपी को भी नहीं मिलनी चाहिए पेंशन। अगर कर्मचारियों को नहीं मिल रही पेंशन 30-35 साल वालों को, तो हमको भी नहीं मिलनी चाहिए पेंशन। जब कोई शासक लंबे समय तक शासक हो जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर अहम आ जाता है। वो सोचता है यार मैं तो जीत ही जाना है। लोगों को वो कीड़े मकोड़े समझने लगता है, फिर इंसान को इंसान नहीं समझता। और भाजपा आज इंसान को इंसान नहीं समझ रही है, कीड़े मकोड़े समझ रही है। तो आपके हिसाब से क्या कांग्रेस अभी मौजूदा स्थिति में एक मजबूत विकल्प के आधार पर खड़ी हो सकती है भाजपा के खिलाफ? और कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए अभी क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल? मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया था 96 में। मैंने बर्फलाल जोंटा को अपने मोर्चे से चुनाव लड़ाया, मैं पौड़ी से लड़ा 96 में। मैंने प्रकाश सुमन ध्यानी को यहां मंसूर विधानसभा से लड़ाया, दिनेश बिष्ट को मैंने रानीखेत से लड़ाया। वोट तो बहुत अच्छे लाया, बर्फलाल जोंटा भी बहुत नंबर 2 पे रहा, मैं भी नंबर 2 पे रहा, पर जीते तो नहीं ना। यूकेडी तो उतना वोट ही नहीं लाई 96 चुनाव में। उतने बड़े जन आंदोलन के बाद जब चुनाव हुआ तो यूकेडी वोट ही नहीं ला पाई। मेरा जनता मोर्चा तो अगर देखोगे आप, प्रकाश सुमन ध्यानी भी यहां देहरादून से अच्छा वोट लाया, मैं नंबर 2 पे रहा, अच्छा वोट लाया। बर्फलाल जोंटा अच्छे वोट लाए। मैंने जनता मोर्चा से लड़ाया था चुनाव। उसमें प्रताप सिंह पुष्वाण मेरे साथ थे, सब लोग थे, ब्रिगेड शैलेंद्रराज बहुगुणा थे, कैप्टन तड़ागी, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी थे, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं अवतार सिंह रावत थे, रानीखेत वाले। तो मैंने ये देखा है कि यहां हमारे उत्तराखंड में या तो कांग्रेस, आप शुरू से देख लो 47 के बाद जब भी चुनाव हुआ, अगर उत्तरी भारत में कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस, 77 में जनता पार्टी की लहर आई तो जनता पार्टी, 80 में फिर कांग्रेस की लहर आई तो कांग्रेस, 84 में फिर कांग्रेस की लहर आई जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो कांग्रेस, चाहे एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए चुनाव हो। 89 में जनता दल आया तो बर्फलाल जोंटा जीत गए, मंत्री परिषद जनता दल से जीत गए, नरसिंह भंडारी पौड़ी जनता दल से जीत गए, चमू सैनी की पार्लियामेंट जीत गए तो जनता दल। फिर 91 में भाजपा की लहर आई उत्तरी भारत में, तो 19 में से हरिद्वार को, उस समय हरिद्वार को पहाड़ में नहीं जोड़ते थे, 19 में से 15 विधायक भाजपा के। 93 में थोड़ा सा लहर खत्म हुई तो 10 विधायक भाजपा के, बाकी 6 विधायक कांग्रेस के। सपा से जीते बर्फलाल जोंटा 93 में, फिर उत्तरकाशी से। फिर अगर आप देखोगे 2002 में बनाया अटल जी ने राज्य, फिर लेकिन कांग्रेस जीत गई क्योंकि वो 1.5 साल में भाजपा सरकार ठीक से नहीं चला पाई प्रदेश। अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की राज्य में? अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग जो है भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया। लेकिन हम कांग्रेस को जब तक हम देखिए, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अभी हमको बहुत मेहनत की जरूरत है कांग्रेस को। हम हवा में नहीं है, ये मैंने माहौल बना दिया। ये जो देखिए राजनीति में क्या होता है कि पहले आपकी तरफ को क्यों आकर्षित होगा कोई, आप किसी को 2 दूने 4 समझाने में तो कई साल लग जाएंगे। तो मैंने एक, जो आप कह रहे थे कि भाई आपने एक चर्चा हो गया, मनोरंजन कर दिया, एक माहौल बना दिया मैंने।
हमने कांग्रेस ने माहौल बना दिया, चाहे उसमें मेरी भूमिका मान लगाओ, चाहे कांग्रेस हर कार्यकर्ता की भूमिका, एक माहौल बन गया। अब उस माहौल को हमें एक ठोस स्थिति में, अगर हमारा पोलिंग बूथ से लेकर और संगठन ठीक से खड़ा नहीं होगा तो लाख भाजपा में कमियां हों, जब हम खुद ही लड़खड़ा रहे हों तो दूसरा कितना ही लड़खड़ा रहा हो, उसपे तो सहारा भी है ना। भले ही भाजपा लड़खा रही है लेकिन उसमें पैसे का सहारा है क्योंकि सत्ता में। और हम भी लड़खड़ा गए, माना हम भी, हमारा संगठन भी मजबूत नहीं हुआ, वो लड़खड़ा तो हमसे ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उन पे सहारा है पैसे का, उन पे केंद्र सरकार की मशीनरी का सहारा है, हम पे तो वो भी नहीं है। हमें तो अपने ही पैर मजबूत करने कांग्रेस को। तो पर क्या अब तो बहुत कम समय रह गया है 2027 तक? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं। मनोबल ऊंचा हो, ऐसे तमाम युद्ध हैं, ऐसे तमाम दुनिया के युद्ध हैं जहां जो है एक सेना 10,000 सैनिक थे और एक पे 1 लाख सैनिक थे। 1 लाख सैनिकों वाली सेना हार गई और 10,000 वाली जीत गई। तो चलिए, आपका मनोबल तो हाई होगा, लेकिन क्या बाकी कांग्रेसी नेताओं का भी है उतना ही है आपके स्तर पर? नहीं होगा, सबका होगा। अब कांग्रेस में तो गुटबाजी देखी जाती है ना अक्सर। अब गुटबाजी तो भाजपा में कार्यकर्ता नहीं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, राजनीतिक दल तो छोड़ो, जहां 2 बर्तन होंगे वो खटकेंगे खटकेंगे। परिवार में सास बहू आ जाए, देवना जेठन आ जाए, ये ह्यूमन नेचर है भाई। नहीं, पर कहीं ना कहीं भाजपा में तो एक अनुशासन अरे कहां भाजपा में अनिल बलूनी भाई, अब इससे ज्यादा देख लो, जो प्रवक्ता था कोटद्वार का वो विपिन मेंदोला, उसको रेस कोर्स में विधायक निवास में रह रहा था, खाली करवा दिया घर। उसके बाद वो ये काऊ उमेश शर्मा के फ्लैट में गया, वहां से खाली कराने का आदेश हो गए। आप देखो ना, अनिल बलूनी की मिसेज कहा, हमारी जब कांग्रेस सरकार थी, प्रकाश पंत की मिसेज को हमने देहरादून में तैनाती रखी। निशंक जी की मिसेज जब तक जिंदा रही, पहले पौड़ी गर्ल्स स्कूल में थी, पहले उत्तर चमोली में थी, फिर पौड़ी गर्ल्स स्कूल में रही, फिर उसको हमने, जब कांग्रेस सरकार रही तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया, देहरादून में रही। तेनुद रावत की मिसेज पहले सिरकोट के कहीं पे थी, उसके बाद देहरादून में आई तो देहरादून ही रही। तो हम कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं की पत्नियों को, परिवार के लोगों को भी इतना डिस्टर्ब नहीं किया। भाजपा में देखो ना कितनी बड़ी गुटबाजी है। अनिल बलूनी की मिसेज को जो है पोस्ट दिल्ली में अटैच थी तो तुरंत आदेश कैंसिल कर दिया। जो पार्लियामेंट मेंबर हैं गढ़वाल से, उनकी मिसेज का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। तो गुटबाजी तो उनके है। अभी आज आप जो है, अभी जो आपदा आई है, जंगली जानवर वाली आपदा, आप देखो ना, मैं जो पाकरो टाइगर सफारी बना रहा था, क्यों बना रहा था? इसलिए बना रहा था कि जो जानवर आदमखोर हो जाते हैं उनको हम सफारी में रखेंगे। मैंने ढेला में रेस्क्यू सेंटर बनाया, मैंने चिड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर बनाया। मैंने उस रेस्क्यू सेंटर नहीं बनाया होता तो इस समय जंगली जानवर ने और तबाही कर दी होती, लेकिन दोनों फुल हो गए इस समय। अच्छा, 2027 में हरक सिंह रावत खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार। देखिए इस समय लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, सरकार आएगी तब तो मुख्यमंत्री मंत्री बनेगा कोई। हमारा लक्ष्य सरकार लाना है, ये मंत्री, मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। आप कहां से तैयारी करने हैं? जहां पार्टी लड़ा देगी, जहां आप लोग बोल दोगे कि यहां लड़ लो, मतलब आप, मतलब जहां पहाड़ या मैदान कहां? हरक सिंह रावत। अरे मेरे लिए सब पहाड़ मैदान सब बराबर है। एक चीज सुनो, मैं कोतवाल लड़ा चुनाव, लोगों ने कहा ये तो बाहर का है, बाहर का है। तो मैंने पता गढ़वाई में क्या बोली, मैंने बोल कोई तुम 50 साल पहले यहाँ नैंडाना बटी, रिगणकाल बटी, पोकड़ा बटी, कलजकाल बटी, चमोली बेटी, देवाल बेटी, कोई 20 साल पहले है, कोई 10 साल पहले है, कोई 2 साल पहले है, कोई 1 साल पहले है, और तुम्हारे पिछले गोये ले गए। मैंने बोले मैं बह गया हूं तो मैं बहरे हो गया। मैंने बोले अगर देहरादून है तो देहरादून में, तो अगर माना मैं किसी देहरादून की विधानसभा से लड़ता हूं तो देहरादून गढ़वाल मानी छे, देहरादून में तो गढ़वाल छे, देहरादून की भी, देहरादून जिले भी कमिश्नरी तो पौड़ी छे, बाहर थोड़ी छे।
और हम गढ़वाल का लोग नहीं चले एक देर में रोना। धर्मपुर में कमचन गढ़वाई, रायपुर में कमचन, मंसूर विधानसभा कमचन, सहसुर में कमचन, डोयला में कमचन। तो हम वैसे भी देखे ये पहाड़ मैदान जो लोग कर रहे हैं, हाँ ये है कि योजना बनाते हुए भाई मैदान में सड़क बनेगी, माना 50 लाख में बन जाएगी 1 किलोमीटर, पहाड़ में 2 करोड़ में बनेगी। तो योजना बनाते हुए हमें पहाड़ मैदान करना चाहिए। हम भाई देहरादून हरिद्वार की बात करेंगे तो गलत है, मैं कह रहा हूं आज आपको कह रहा हूं। अब आपने हरिद्वार को जोड़ दिया ना उत्तराखंड से, अब अलग तो नहीं कर सकते। तो अब 11 विधानसभा है हमारे, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली मिला के 11 विधानसभा है। अब वहां एक जिले में 11 विधानसभा है, तो हम उसको अनदेखी कैसे कर सकते हैं भाई। उधम सिंह नगर 9 विधानसभा है, तो हम उसके अनदेखी। देहरादून में चक्रतो को थोड़ा पहाड़ी मान लो तो 9 विधानसभा है मैदान की देहरादून जिले में, उसकी अनदेखी कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा हरक सिंह जी, एक सवाल ये और भी आता है, जब आप अपने कार्यकाल में थे तो 4 जिले आपने बनाए थे, इस वक्त भी उत्तराखंड में नए जिलों को बनाने की बातचीत चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बनाना चाहिए। देखिए जैसे हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया ना, इसलिए तो बनाया कि छोटे इकाई होगी तो विकास अधिक होता है, डीएम पूरे जिले को कवर कर सकता है, सीडीओ विकास, मुख्य विकास अधिकारी पूरे जिले को देख सकता है। एक इतने बड़े पहाड़ उत्तराखंड में है, जैसे आज पौड़ी जिला है, रामनगर है, इधर स्वर्गाश्रम ऋषिकेश के पास है, चिड़ियापुर हरिद्वार के पास है, उधर कोटद्वार बिजनौर के पास है। तो इधर जो है पौड़ी जिला धारी मंदिर से आगे कलेश्वर तक है। तो अब एक जिले को घूमने के लिए अधिकारी को 15 ब्लॉक हैं, 2 निगम हैं, श्रीनगर, कोटद्वार, नगर पालिका है, संभव नहीं है एक जिलाधिकारी का इतना बड़ा देखना। तो छोटी इकाइयां होनी चाहिए, प्रशासनिक इकाइयां छोटी होनी चाहिए। तो मैं तो इसलिए हमेशा पक्षधर हूं कि उत्तराखंड में जिले बढ़ने चाहिए, तहसीलें भी छोटी होनी चाहिए, विकासखंड भी छोटे होने चाहिए, जिससे कि हम छोटी यूनिटें होंगी तो हम अपनी समस्याओं को समाधान कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिन्होंने बताया कि 2027 में कांग्रेस नई रणनीति, नई चुनौतियां और जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार अपने अभियान चला रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 27 में किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहता है। फिलहाल आप इस इंटरव्यू को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।